ए ऐसा आया क्या? ठीक है। प्रेशर का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो ये कितना हो जाता? एम माइनस वन एल माइनस वन और टी माइनस टू, ये बी का डायमेंशन होता। और ए बाई भी पूछा था तो हाँ टी प्लस टू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा आ रहा है क्या ए बाई बी एम टी माइनस टू? ठीक है। और क्या क्या डायमेंशन लेस होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस तो हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन। इन द एक्सप्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन L is equal to a plus bx by c into t। आगे लिखिए। L is the magnitude of angular momentum। L is the magnitude of angular momentum। X is length। T is time। L is the magnitude of angular momentum, X is length, T is time, and A, B and C are constants, and A, B and C are constants. The dimensions of A by C is same as the dimensions of A by C is same as ऑप्शंस दिया, ये ऑप्शंस भी जरा लिख लो तो। फर्स्ट है टॉर्क, सेकंड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द डायमेंशंस ऑफ ए बाई सी आर सेम एज, फर्स्ट है टॉर्क, सेकंड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड है वर्क, फोर्थ है इम्पल्स। टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वर्क, इम्पल्स। तो ए बाई बी पहले निकालोगे और उसके बाद आप इन सब से कंपेयर भी करोगे। हाँ, ए बाई सी का डायमेंशन ये किसके बराबर होगा? वो a प्लस बी एक्स में पहले होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाइएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या यूज किया है? एम आर स्क्वायर। ठीक है। वर्क आ रहा है?
एल के लिए क्या यूज किए? MVR। हमसे किसका पूछा था? A/C। ये आ रहा है, ये इसी का होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है? MOI, M×R² फॉर्मूला यूज करना है, वेर M इज मास और R हो जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो MOI से ही मैच होगा। क्या होमोजेनिटी से ये लिख सकते हैं, सिंस A और BX ऐड हो रहा है तो A का डायमेंशन BX का डायमेंशन और A+BX का डायमेंशन कैसा होगा? सेम होगा। इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं डायमेंशनली डायमेंशन ऑफ L इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A+BC बाय डायमेंशन ऑफ C इंटू डायमेंशन ऑफ T। यहाँ से A+BX का जो डायमेंशन है वही A के बराबर है, और वो कैसे मिलेगा? L इंटू C इंटू T। यहाँ से हम C निकाल सकते हैं A+BX बाय L इंटू T, और A+BX ही A के बराबर है तो यहाँ से ये निकाल लिया, A/C कर लो, L इंटू T हो जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। पूरा इक्वेशन जो है मैंने किया A/CT प्लस BX/CT, उसके बाद अच्छा A/CT प्लस BX/CT, और वो सब कुछ को L के बराबर ले लिया। हाँ, डिनोमिनेटर अलग करके भी कर सकते हो, वो भी इजी है, वैसे भी कर सकते हो। मल्टीपल मेथड्स होंगे सॉल्व करने के। जे मेंस वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस होंगे वो एलिमिनेट करने के लिए आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लॉजिक यूज करोगे। ठीक है, तो जो भी ऑप्शंस दिया, अगर आप ऑप्शन तक सॉल्व करके नहीं पहुंच पा रहे तो चारों का डायमेंशन चेक कर लो।
मैनी ऑफ द टाइम्स तीन ऑप्शंस का डायमेंशनली मैच नहीं होगा, तो जो डायमेंशनली मैच होगा, जो भी क्वांटिटी पूछा है वही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो उसको याद रखना, वो एक थोड़ा सा उल्टा तरीका है। अच्छा, दूसरा वाला मेथड देखो, और इजी था। दूसरे वाले मेथड में क्या था, सीटी दोनों के नीचे दे दो, तो हम उसी इक्वेशन को क्या लिख सकते थे, L इज इक्वल टू ए बाई सी टी प्लस बी एक्स बाय सी इंटू टी। हमें पता है L का डायमेंशन यही हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए बाय डायमेंशन ऑफ सी इंटू डायमेंशन ऑफ टी। बस इन दोनों को इक्वेट कर दे, तब भी यहाँ से ए बाई सी एक ही तरफ है, ये ज़्यादा इजी है। तो वहीं पे पहुंच जाओगे फिर से, ये थोड़ा सा और डायरेक्ट है। चले आगे, लिखो, इफ प्रेशर P इज गिवन बाय, इफ प्रेशर कैपिटल P इज गिवन बाय, ये इक्वेशन है, a माइनस एल स्क्वायर बाय बी इंटू टी, where L is length, where L is length, T is time, where L is length, T is time, and A and B are constants. Find dimensional formula of B. Find dimensional formula of B. आप A भी निकाल देना, B भी निकाल देना, दोनों निकाल दो। P is the pressure, L is the length, T है time। अच्छा, ऐसे तो नहीं बोलोगे कि सिंस उन्होंने बोल दिया है ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, तो उसका डायमेंशन लेस हो जाएगा वो, ऐसा थग लाइफ तो नहीं सोचोगे? क्यों ऐसा नहीं सोच सकते? क्योंकि वो डायमेंशनल कांस्टेंट है या डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये नहीं बोला है। आ रहा है बात समझ में? जस्ट कांस्टेंट बोला है तो हम उसको डायमेंशनल कांस्टेंट मान के चलेंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट मान के नहीं। इसमें भी बीटी बीटी अलग अलग दे सकते हो। आया कुछ आंसर? क्वेश्चन में बी बोला था, हमने आपको बोला था ए भी निकाल दो, डी भी निकाल दो। जितनी चीजें निकाल सकते हो सब निकाल लो, घुमा के किसी और क्वेश्चन में कुछ और पूछ लेंगे। बी का ऐसा कुछ आया क्या? ठीक है, और ए का कितना आएगा? एल स्क्वायर।
आइंस्टाइन का नाम सुना है क्या? कौन थे वो? नीचे t-1 होगा बट ऊपर आएगा तो +1 भी तो हो जाएगा। वो तो नीचे में -1 है, अब उसको ऊपर ले आओगे तो उसका साइन इन्वर्ट हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइंस्टाइन की इक्वेशन से है। आइंस्टाइन लिखो क्वेश्चन। आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इज, ये इक्वेशन के बाद लिखना वेर के ई मैक्स इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वेर के ई मैक्स इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, where Ke max is the maximum kinetic energy of the photoelectrons। ये वाला सिंबल क्या है? न्यू पढ़ते हैं इसको। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन जो लाइट आ रही है। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, and W naught is the work function, and W naught is the work function. Find the dimensional formula, find the dimensional formula of अगेन होमोजेनिटी प्रिंसिपल ही लगाइए। आगे W नॉट का कितना आया? ml/t-2, ठीक है, एनर्जी का ही आएगा। और प्लैंक्स कांस्टेंट का ml/t-1 किसके बराबर होता है इसका डायमेंशन? एंगुलर मोमेंटम। अगेन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई हैं उन सब का डायमेंशन सेम होगा, तो एच न्यू का जो डायमेंशन होगा वही डब्ल्यू नॉट का होगा, और यही जो इन दोनों को डिफरेंस लेके क्वांटिटी मिल रही यही उसके बराबर भी होगा। तो इन दोनों से तो डायरेक्ट ही डब्ल्यू का बता सकते हो डायमेंशन, कि डब्ल्यू नॉट का डायमेंशन विल बी ऑफ एनर्जी। क्या एनर्जी का टाइप बदलने से डायमेंशन बदल जाता है क्या? नहीं, किसी भी टाइप का एनर्जी हो सबका डायमेंशन सेम। कितना होता है एनर्जी का डायमेंशन? ml/t-1।
अरे बाप रे। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन 1/t या t-1। तो यहाँ से -1 काट सकते हो और h का डायमेंशन विल बी ml2 t-1 and this will be same as angular momentum। लिखिए अगला क्वेश्चन। इन अ स्टैंडिंग वेव, अच्छा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब पहले सुना है क्या कुछ कुछ? नहीं। फोटो का मतलब होगा लाइट, वो नहीं जो खींच रहे हो। फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना। तो मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स है। मेटल का खास बात यह है, ये फिजिक्स में याद भी रखना, जब कभी मेटल की बात होगी तो मेटल को हम मानेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक कंबाइन करके भी नाम दिया जाता है, बता सकते हो? न्यूक्लियॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से कैसा चार्ज होगा? इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन खुद से न्यूक्लियस छोड़ के जा सकता है? नहीं। लेकिन उसको एनर्जी देंगे तो निकल लेगा वो। अब उसको एनर्जी देके निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाना। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकालने का एक तरीका ये है, क्या लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है? लाइट एक, अच्छा लाइट ये मैकेनिकल वेव है या नॉन मैकेनिकल है? नॉन मैकेनिकल है। कोई भी वेव क्या एनर्जी कैरी करती है अपने साथ? तो लाइट भी वेव है तो वो अपने साथ क्या कैरी करेगी? एनर्जी। वो लाइट जब आके इस इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होगी, क्या वो अपनी एनर्जी इसको सप्लाई करेगी? इसको एनर्जी मिल जाएगी तो क्या ये न्यूक्लियस से बाउंड रहेगा? नहीं, ये न्यूक्लियस को छोड़ के निकल जाएगा। तो आपने लाइट शाइन करवा के इलेक्ट्रॉन को जो निकाला है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आ रहा है बात समझ में? बाकी डिटेल में आप इसके बारे में 12th में पढ़ोगे। और यही इक्वेशन मैथमेटिकली देने के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया था हमने। हमने मतलब मैं नहीं था उधर, देने वालों ने दिया था। ठीक है। इनकी एक इक्वेशन ये भी है, इसके लिए नहीं दिया था, जबकि ये ज्यादा रेवोल्यूशनरी है। ठीक है, बट जो भी है, इसमें व्हाट इज ई? एनर्जी। व्हाट इज एम? और सी? इसका वेलोसिटी। क्या चीज? और भी कुछ वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होता है, मैं 2 मिनट में आता हूं।
हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए। इन अ स्टैंडिंग वेव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल the displacement of a particle at x and at any time t at x and at any time t is given by अच्छा, ये ब्रैकेट में ऐसा लिखा है ना y x t, तो आपको समझना है इसका मतलब होता है फिजिक्स में या मैथ्स में कि y इज अ फंक्शन ऑफ x t, और फंक्शन होने का मतलब है बेसिकली ये डिपेंड करेगा। सो द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x एंड t बोथ। ये इक्वेशन दिया है, तो y बेसिकली हमारा डिस्प्लेसमेंट है, x इज द पोजीशन अलोंग x डायरेक्शन और t टाइम है। अब आपसे इसमें बोला है, इसके आगे लिखना इक्वेशन के बाद, where a, b and c are constants, where a, b and c are constants, the dimensions of b by c, the dimensions of b by c are same as that of, the dimensions of b by c are same as that of, ऑप्शंस दिया है, वेवलेंथ 1 over वेवलेंथ, ये चार ऑप्शंस दिए हैं और आपसे बोला है कि b बाई सी का डायमेंशन इनमें से किससे मैच करेगा। बी और सी का डायमेंशन निकालने के लिए आर्ग्यूमेंट्स डायमेंशन लेस करो, ब्रैकेट वाला चीज। हाँ, टी टाइम। कि पूरे y का डायमेंशन पूछना चाह रहे हो, y का डायमेंशन a के बराबर आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस। तो ये पूरा साइन bx कैसा होगा, डायमेंशनलेस। पूरा cos bx भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस। तो वहां से तो हम बोल पाएंगे कि y का डायमेंशन a के बराबर होगा, पर वो तो हमसे पूछा भी नहीं है। आ रहा है समझ में? a का डायमेंशन बताने के लिए y बताना पड़ता कि y डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वहां से a का l के बराबर आ जाता, वो भी साइड में कहीं लिख लेना, y इज दी डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर जो a का डायमेंशन होगा वो l हो जाएगा। और b और c का निकालने के लिए आप आर्ग्यूमेंट्स डायमेंशन लेस कर दो, एक बार bx डायमेंशन लेस कर दो, एक बार ct डायमेंशन लेस कर दो।
x इज द पोजीशन या डिस्टेंस, तो l माइनस वन आ जाएगा वहां से। फोर्थ वाला तो आपसे बी बाई सी पूछा था ना। तो एल माइनस वन टी हो जाएगा क्या? एल टी माइनस वन तो वेलोसिटी होता है, वे वेलोसिटी। चलें आगे, लिखो व्हेन अ लिक्विड of coefficient of viscosity, when a liquid of coefficient of viscosity, coefficient of, क्या होता है विस्कोसिटी? नहीं पढ़ा होगा पहले। अच्छा, हनी विस्कस है कि पानी? हनी जो धीरे फ्लो करेगा वो ज्यादा विस्कस है। विस्कोसिटी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होता है। अगर फ्लूइड के दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो आप किसी ग्लास में ऐसा पानी को घुमा के आप छोड़ देते तो वो इनडेफिनेटली घूमते ही रहता। आ रहा है बात समझ में? पर आप ऐसा थोड़ा सा ग्लास में पानी रोटेट करके छोड़ देते हो, क्या वो रुक जाता है कुछ देर बाद? तो वो क्यों रुक जाता है? क्योंकि फ्लूइड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है, वो एक दूसरे के मोशन को रोकते हैं। जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है इंटरनल फ्रिक्शन वाली, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, साइड में कहीं लिख लेना। इसी को हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। सॉलिड्स में फ्रिक्शन अलग, लिक्विड्स के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको ये कहते हैं। क्या हो गया, क्या गिरा दिए? चलो आगे लिखो। व्हेन अ लिक्विड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसे ईटा लिखना। When a liquid of coefficient of viscosity eta and density rho, ये रो वाला सिंबल बनाना, flows through a pipe of radius r, flows through a pipe of radius r, flows through a pipe of radius r, remains streamlined, ये streamlined, remains streamlined if its velocity does not exceed a value, if its velocity does not exceed a value, ये vc इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख लो। तो ये फॉर्मूला k into eta by rho into r, where k is a constant called Reynolds number, where k is a constant called Reynolds number,
रेनॉल्ड्स का पेन जानते हो ना, यही वाले रेनॉल्ड्स है। वेर के इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर, शो दैट इट इज डायमेंशनलेस। शो दैट इट इज डायमेंशनलेस। तो रेनॉल्ड्स नंबर के डायमेंशनलेस होगा, ये प्रूव करना है आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोल देंगे रेनॉल्ड्स नंबर का डायमेंशन बताओ, तो वो डायमेंशनलेस होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। फिर ऐसे तो पीछे ए और बी और सी जो था, जो डायमेंशनलेस था, वो उसका कैसे डायमेंशन आ रहा था? ठीक है, कांस्टेंट दो तरीके का है, डायमेंशनल कांस्टेंट हो सकता है, डायमेंशनलेस हो सकता है। रेनॉल्ड्स नंबर डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, आ रहा है समझ में? बट इन जनरल ऐसे कोई कांस्टेंट बोल दिया तो हम उसको डायमेंशनलेस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इसको डायमेंशनलेस प्रूव करने के लिए हम लोग फॉर्मूले को रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं? वीसी इंटू रो इंटू आर डिवाइडेड बाय नीचे में ईटा। इन सब का डायमेंशन रखो, वो खुद ही कैंसल आउट होके 1 आ जाएगा। मुद्दा यह है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालोगे। एक फॉर्मूला पढ़ाया था फिजिक्स में क्लास में, 6 पाई ईटा आर इंटू वी, ये फॉर्मूला यूज करना। एफ हो जाएगा, एफ को हम कहते हैं विस्कस फोर्स, ईटा हो जाएगा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, आर हो जाएगा रेडियस, और वी हो जाएगा वेलोसिटी। यहां से ईटा निकालिएगा, यहां पे रखिएगा, वीसी बीइंग वेलोसिटी, ये हो जाएगा एल टी। बनाओ जरा इसको, आ गया 1? आना ही चाहिए 1। क्या ये सब्सटीट्यूशन कर सकते थे ईटा की जगह पे? तो ऊपर में डायमेंशन हो जाता v का, एक होता डेंसिटी का, एक होता रेडियस का, और नीचे में ईटा की जगह पे एक आता फोर्स, और ऊपर में क्या हो जाता रेडियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 2 बार है तो कितना हो जाता है एल टी माइनस 1, इसका हम कर देते स्क्वायर। रेडियस 2 बार है तो L2। डेंसिटी का कितना होता है ml माइनस 3, और नीचे में फोर्स कितना हो जाता mlt माइनस 2। कट रहा है क्या? कट जाएगा। हाँ, तो वो डायमेंशनलेस होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारे नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स के नाम याद रखिएगा, सब डायमेंशनलेस होते हैं। फोर्सेस के रेशियो हैं। हम्म ऐसे लिख लेना। ये दो नाम तो याद ही रखो, बाकी इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो अभी जान के क्या करोगे। अरे माच नहीं, मैच, मार्क मार्क। वो सुपरसोनिक जेट्स जो साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे जाते हैं, उनका हम लोग मार्क 2.5 मार्क 3 बोलते हैं। तो वो ये बताता है कि साउंड की स्पीड के कंपैरिजन में आप किस स्पीड पे जा रहे हो। अगर आप साउंड की स्पीड के बराबर स्पीड पे जा रहे हो तो आपका वेलोसिटी मार्क 1 होगा। अगर आप डबल स्पीड पे जा रहे हो साउंड स्पीड के, तो आपका स्पीड मार्क 2 कहलाएगा। मतलब आप पढ़ोगे अभी, रुको 4 चैप्टर। फ्लूइड, आप मुझे ये बताओ, जब
जेट आपकी फ्लो हो रही है, क्या एयर के मॉलिक्यूल्स आपके एरोप्लेन के पास फ्लो कर रहे हैं? आ रहा है समझ में? आप ऐसा भी तो इमेजिन कर सकते हो कि जेट रुका हुआ है और एयर मूव कर रहा है उसके अक्रॉस। एक टनल टेस्टिंग होती है, जैसे कोई भी हम लोग गाड़ी वाड़ी बनाते हैं ना, तो उसको डायरेक्ट ऐसा रोड पे लेके नहीं आते, उसको पहले टनल में टेस्ट करते हैं, स्पेशली एरोप्लेन्स वगैरह का। स्केल डाउन मॉडल बनाएंगे हम, और उसके अंदर बहुत तेज फैन ब्लो करते हैं, फैन मतलब हवा, बहुत तेज हवा ब्लो करवाएंगे, उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रेन मेजर करने के लिए स्ट्रिप्स लगा रखते हैं, तो वो किस स्पीड पे किस पार्ट में कितना स्ट्रेन आया है वो मेजर किया जाता है। आ रहा है बात समझ में? ताकि मटेरियल किस स्पीड पे फेल करेगा, ऐसा ना हो कि आपने एरोप्लेन बनाया और 200 के ऊपर स्पीड हो गया तो आप खुद ही मर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दो नंबर्स याद रखना, रेनॉल्ड्स नंबर, मार्क नंबर, ये दो डायमेंशनलेस होते हैं, और भी नंबर्स है बट अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स यही दो पूछ सकते हैं, और ये तो आपके कोर्स में है तो ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये आया होगा डायमेंशन लेस, ठीक है। एक इजी क्वेश्चन लिख लिया यहां से सब। अच्छा, ये स्ट्रीमलाइन मतलब स्ट्रेट, ऐसा कौन पढ़ा रहा है? देखने में बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। नल बहुत धीरे से खोलोगे ना, बहुत तेज खोल दोगे, जब पानी कैसे भी गिर रहा है वो नहीं, वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। आप बहुत स्लोली स्टार्ट करोगे, उस टाइम पे फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन। आप वीडियो देख लो, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ऑडली सेटिस्फाइंग होता है वीडियोस। अब इंडिया वाले तो आइटम भी बात करेंगे बहुत इधर उधर, देखते हैं। चुप, इसको म्यूट कहाँ से होता है ये? हाँ, वो आपके कोर्स में है। हाँ, क्लास 11th में ही है वो। बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन से। एक ढंग का शॉर्ट्स नहीं मिल रहा है, बाप रे बाप। ये ये जो फ्लो है ना, जो फ्रोजन लगता है, रुका हुआ, वो फ्लो है स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखने में बड़ा अच्छा लगता है। आया समझ में? बाकी घर पे आपको पता है क्या गूगल करके देखना है, टाइम पास करना है ना, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अगला क्वेश्चन इजी है, लास्ट क्लास का कुछ कुछ याद होगा तो कर ही ले जाओगे।
E है इलेक्ट्रिक फील्ड and B is the magnetic field. जहां पे लास्ट जेई वाली क्लास में जहां पे लास्ट मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बताया ना, वहीं पे आसपास लिखा होगा इसका रिजल्ट। जहां पे एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्ट याद रखना, ये फॉर्मूला होता है। E इज इक्वल टू बी सी। ऐसा गाली देते देते याद रखना उसको। जहां पे E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, B है मैग्नेटिक फील्ड और C क्या है? तो अब हैविंग नोन दिस रिलेशन बताओ E बाई बी का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड। है लिखा हुआ कि नहीं है? नहीं, ऐड कर लो इसको। और एक साइड में ये भी लिख लेना, C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया था? 1/√, में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट को क्या कहते थे? परमिटिविटी या परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी। किसमें प्रोपोगेशन को अपोज करते थे? परमिटिविटी में या परमिएबिलिटी में? परमिटिविटी में। कैसे बताया था? नाम परमिट करने का है बट वो अपोज करता है। किसमें अलाउ करते हैं फील्ड को? परमिएबिलिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला साइड में ऐड कर लेना। C इज इक्वल टू 1/√, में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला डिराइव करना याद वाद है कि भूल गए? है याद? पढ़ाया तो था मैंने, याद है ना मेथड्स? लिखो क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, the volume of a liquid flowing per second, the volume of a liquid flowing per second, ब्रैकेट में कैपिटल Q लिखना, कैपिटल Q, ब्रैकेट क्लोज करना, थ्रू अ यूनिफॉर्म पाइप, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, ब्रैकेट में कैपिटल Q, थ्रू अ यूनिफॉर्म पाइप डिपेंड्स अपॉन, थ्रू अ यूनिफॉर्म पाइप डिपेंड्स अपॉन radius of the pipe, pipe, pipe,
through a uniform pipe depends upon radius of the pipe, viscosity coefficient of the liquid depends upon radius of the pipe, comma viscosity coefficient of the liquid, and pressure gradient and pressure gradient ब्रैकेट में ये लिख लो, बताया है उन्होंने। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन टाइम या प्रेशर अपॉन लेंथ, यही लिखा है उन्होंने ब्रैकेट में, P/L between the ends of the pipe and pressure gradient P/L between the ends of the pipe क्वेश्चन में दिया है इफ Q इज प्रोपोर्शनल टू R का पावर X, X का वैल्यू कितना। R रेडियस है। पहले प्रोपोर्शनलिटी वाला इक्वेशन लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लगा के जो स्टेप्स बताए थे सेम वैसे डिराइव करो, R का पावर बता दो बस। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट जो पीछे निकाला था उसी को यूज कर लो, निकाला होगा अगर तो। खाया भाई, कैसा था? नहीं, एक बाइट ना को पूरा बनाओ, नहीं तो ये करो कि सीधा सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन देखो, तो जल्दी करना है तो आप क्वेश्चन सॉल्यूशन अपने देखो, है ना। उठो लाल, अब आंखें खोलो, है ना। क्यू का डायमेंशन क्या लोगे? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है। यहाँ पे के जो लेते हैं वो डायमेंशन लेस हो जाता है, एल का पावर ए। ईटा का डायमेंशन क्या था, निकाला था क्या हमने?
ml और प्रेशर का ml-1 T-2 होता है, तो ये L-2 हो जाएगा क्या? यही होगा P/L। हाँ 4 आएगा। x का वैल्यू 4 आना चाहिए। आया क्या? डू आई नीड टू सॉल्व दिस? पावर्स कंपेयर कर दो बस। आर का पावर कितना आया? 4। ईटा का पावर -1 और प्रेशर ग्रेडियंट का पावर, ठीक है, तो आर का पावर x है, यहाँ पे a है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक है, प्रोसेस याद रखना है आपने। ये एक शीट ले लो तो। प्लीज फिजिक्स कंटिन्यूअसली रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, वरना गायब होते टाइम नहीं लगेगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट सबसे आसान चैप्टर है, तो इसमें सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है। जैसे यहाँ से 1D में जाओगे ना, धीरे धीरे 1D 2D सब होना शुरू हो जाएगा आप लोग का। लिखिए क्वेश्चन। ये आपका 2024 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है, लिखो। कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज, कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज कैपिटल A and capital B. Consider two physical quantities A and B, capital A or capital B, related to each other, related to each other as, ये फॉर्मूला, consider two physical quantities A and B related to each other as, ये फॉर्मूला लिखो उसके बाद। Where, हाँ यही है क्वेश्चन में जो A और B बोला था।
ई के बारे में बोला है कि ई इज द एनर्जी, एक्स इज द लेंथ, लेंथ बोल दे पोजीशन बोल दे सेम लेना है, टी रिप्रेजेंट्स टाइम, where E is the energy, X is length, T is the time. The dimension of AB is, A into B का डायमेंशन पूछा, पीछे ही आपने ऐसा क्वेश्चन किया, फटाफट सॉल्व करो। m minus 1 L square T, ऑप्शन बी मतलब m minus 1 L square T। ठीक है आंसर। कितना आया? m minus 1 L square T। बी का डायमेंशन कितना आया होगा? L स्क्वायर। और ए का डायमेंशन कितना आया? कितना? m माइनस 1 और t। ठीक है। ठीक है, m माइनस 1 t। चले आगे। लिखिए अगला क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ स्टेट the equation of state of a real gas, the equation of state of a real gas is given by, ये इक्वेशन पे भी क्लास नोट्स में क्वेश्चन है। The equation of state of a real gas is given by P plus A by V square
into V minus V is equal to R into T, where P क्या होता है? प्रेशर. व्हाट इज V? वॉल्यूम. और T टेम्परेचर. अब इसी से दो क्वेश्चन पूछे, मैं दोनों करवा देता हूँ. एक 24 में पूछा है, एक 23 में पूछा है. तो आपसे बोला है फाइंड डायमेंशंस ऑफ a बाई बी स्क्वायर, और दूसरे में पूछा है बी स्क्वायर बाय ए. ये जो a बाई बी स्क्वायर है ये 2024 का क्वेश्चन है, और ये जो है ये 2023 का क्वेश्चन है. आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. आर का तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप तो होमोजेनिटी से ही डील कर लोगे. आर गैस कांस्टेंट है बट वो डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस नहीं है. ठीक है. आप फर्स्ट ब्रैकेट में होमोजेनिटी लगाओ, वहां से ए मिल जाएगा. आप सेकंड ब्रैकेट में होमोजेनिटी लगाओ, वहां से बी मिल जाएगा. जो भी चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है उनका डायमेंशन कैसा होता है? सेम होता है. आर की जरूरत नहीं पड़ेगी. आर क्यों लेना है? आर में तो एक वो भी आएगा मोल इनवर्स, बट आर की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको. किसका आंसर बताया आप? पहला वाला ए बाई बी स्क्वायर. कितना आया? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, मतलब प्रेशर के बराबर हो गया. ठीक है. अच्छा, ऑप्शंस भी दिए थे. इसके चार ऑप्शंस थे. इससे चेक करके बताना है. आप ये मत लिखना, बस इसको बोर्ड से ही देख लो, कंपेयर कर लेना, फाइनल स्टेप में लिख लेना. तो पूछा है कि ए बाई बी स्क्वायर का इनमें से किससे मैच होगा, बी स्क्वायर बाय ए इनमें से किससे मैच होगा.
अच्छा, इन दोनों में ये बताओ, बल्क मॉड्यूलस का डायमेंशन और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशन क्या सेम होता है, और यही क्या प्रेशर के भी बराबर होता है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी नई चीज है, कंप्रेसिबिलिटी समझना। कंप्रेसिबिलिटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। अच्छा, ये दोनों का डायमेंशन होगा कितना, अगर ये प्रेशर के ही बराबर है तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब कंप्रेसिबिलिटी को हम कहते हैं अब ये जो सेकंड वाला डायमेंशन है बी स्क्वायर बाय ए, क्या वो उसका उल्टा है प्रेशर का। तो प्रेशर का उल्टा है मतलब बल्क मॉड्यूलस का भी उल्टा है, किसके बराबर हो जाएगा वो, कंप्रेसिबिलिटी। आइडियली तो ये चैप्टर उनको 12th खत्म होने के बाद पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो एक का प्रेशर आंसर होगा और दूसरे का कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इसी में 2022 में पूछा है ए बाई बी क्या होगा डायमेंशन में, इसी क्वेश्चन में है ना। आप जितने वेरिएशन से कर ही लो एक ही जगह पे। ये मिटा दो लेफ्ट साइड में, लिख तो लिया ही होगा। तो 24 में पूछा था ए बाई बी स्क्वायर, ठीक है। 23 में पूछा था बी स्क्वायर बाई ए, और 2022 में पूछा था ए बाई बी का डायमेंशन, सेम इक्वेशन में। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, बोला है कि ये ए बाई बी का जो डायमेंशन है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट। अरे रुको रुको, थामा जरा। पी बाई वी, वी बाई पी, पी वी या पी वी क्यूब। ए बाई बी किन में से मैच होगा, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है। दिस इज 2022 का क्वेश्चन। 23 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, बस पी और वी की जगह पे अलग अलग चीज कुछ लेके। क्या हो जाएगा, पीवी वर्क के बराबर आ रहा है क्या, कितना आ रहा है ये ए बाई बी, एम एल टू टी माइनस टू। यही किसका डायमेंशन होता है, वर्क का। और वर्क का ही डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या बताया था, डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़ोगे आगे, पी डेल्टा वी। केमिस्ट्री में शायद पहले पढ़ लो, फिजिक्स में बाद में। लिखिए, चलो आगे। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। लिखिए, 2022 का क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी
is given by, the expression of energy density is given by U is equal to alpha by beta into sine of alpha into x upon k into t, where लिखो आगे where alpha comma beta are constants, where alpha comma beta are constants, x is the displacement, x is displacement, T is temperature, T is temperature, K is the Boltzmann constant. पढ़ोगे ये केमिस्ट्री में, बाद में फिजिक्स में। कभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ ले तो आप फॉर्मूला ये यूज करोगे, E इज इक्वल टू 3/2 kT। जरा इसका डायमेंशन भी बता देना, यूज भी करना होगा आपको इक्वेशन में। जहां पे E होता है एनर्जी और T हो जाएगा टेम्परेचर, और ये जो K है यही है बोल्ट्जमैन अंकल का कांस्टेंट। तो वो 3/2 तो डायमेंशन लेस होगा, K का डायमेंशन हो जाएगा E/T। वहां से K निकाल के यहां पे रखोगे। आपसे आई थिंक क्वेश्चन में पूछा है बीटा का डायमेंशन, कहां तक क्वेश्चन लिखे थे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ बीटा विल बी, बीटा का डायमेंशंस क्या होगा? रुक जाइए, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं। ये ऑप्शंस में ऐसा एक थीटा भी है, ये किसका डायमेंशन हो सकता है? टेम्परेचर। यू इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम या एनर्जी बाय एरिया? वॉल्यूम, वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी, उसी को कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये ऑप्शंस दिए हैं। बीटा निकालने के लिए पहले अल्फा निकालना होगा। बोलो। के भी लिखते हैं, थीटा भी लिखते हैं, दोनों लिखा जाता है। के से भी रिप्रेजेंट होता है, थीटा से भी रिप्रेजेंट होता है। कुछ बुक्स में के यूज करते हैं, कुछ में थीटा यूज करते हैं, तो दोनों आपको याद भी रखना है। अल्फा कैसे आएगा? अल्फा के लिए आप साइन का आर्गुमेंट डायमेंशन लेस करो। अब साइन का जवाब आया, ये क्या कहते हैं, हाँ एनर्जी डेंसिटी इंटू बीटा से तो अल्फा आ जाएगा, बट उसमें अल्फा भी नहीं पता है, बीटा भी नहीं पता है, तो दो अननोन हो गए। आप उसका आर्ग्यूमेंट भी तो डायमेंशन लेस कर सकते हो। ये वाला चीज, ये साइन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है, तो ये कैसा होगा? डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ के इंटू डायमेंशन ऑफ टी, यही कितना हो जाएगा? डायमेंशन लेस। जरा इस फॉर्मूले से ध्यान दो, के इंटू टी, ये तो डायमेंशन लेस हुआ, के इंटू टी किसके बराबर आ जाएगा? एनर्जी। तो अल्फा इंटू एक्स किसके बराबर हो जाएगा? एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन ml2 t-2, तो अल्फा कितना हो जाएगा? x बीइंग लेंथ।
ये अल्फा आया और फिर आप पूरा इसको भी डायमेंशनलेस कर दो। डी आना चाहिए, सिर्फ L2 बीटा का जो पूछा है। जी ध्यान देना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। वैसा एप्पल मैंगो बना के बोलेंगे टेम्परेचर है, तो आपको मानना पड़ेगा वो कि हाँ वो टेम्परेचर ही है। एनर्जी डेंसिटी कितना है, ml-1 T-2। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या क्या कट जाएगा, m और t कट जाएगा और l कितनी बार बचेगा बस। सो दिस विल बी योर आंसर। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्लास में कवर नहीं हुआ था, उसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, E इज इक्वल टू 3/2 kT। गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपको ये याद रखना है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ गैस पे नहीं। गैस मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ से क्या हम E प्रोपोर्शनल टू T लिख सकते हैं। तो एनर्जी विल डिपेंड सिर्फ किस पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। अगला क्वेश्चन लिखो, 2022 का है। The efficiency ब्रैकेट में ऐसा ईटा लिखना, the efficiency eta of a Carnot's engine, बता रहा हूँ, the efficiency eta of a the efficiency eta of a Carnot's engine is given by ये फॉर्मूला लिखिए, लॉग बेस ई को क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग। ई का वैल्यू कितना, 3.14, 2.71। ये इक्वेशन लिखिए। इस इक्वेशन में बोला गया है कि अल्फा और बीटा दीज आर कांस्टेंट्स, x is the length,
के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, थीटा के बारे में बोला है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतना लिखने के बाद क्वेश्चन अभी आगे है। लिखे, देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ऑप्शंस भी लिखो, देन चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, सिंबॉलिकली लिख लीजिएगा, डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपको चेक करना है करेक्ट है इनकरेक्ट है। सेकंड में डायमेंशन ऑफ अल्फा का पावर -1 इंटू एक्स का डायमेंशन एनर्जी का होगा, ऐसा बोला है। थर्ड ऑप्शन में बोला है ईटा इनवर्स इंटू साइन थीटा का डायमेंशन, दिस विल बी सेम एज दैट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और डायमेंशन ऑफ अल्फा इज सेम एज दैट ऑफ डायमेंशन ऑफ बीटा। आपको इनकरेक्ट वाला चूज करना है। एफिशिएंसी परसेंटेज में आएगा, नंबर आएगा, तो वो डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, इंजन का एफिशिएंसी 80%, 20%, 10%, वैसा। तो सिंस वो नंबर होगा, एफिशिएंसी ऐसे भी समझ सकते हो कि एफिशिएंसी होता है आउटपुट, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। तो इस फॉर्मूले से आप देखेंगे तो क्या डायमेंशन आएगा उसका, सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है तो डायमेंशनलेस होगा। तो ईटा को डायमेंशनलेस यूज करना। नहीं 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 नहीं, हमेशा कुछ लॉस होगा। 100% बना लोगे तो दुनिया दीवानी हो जाएगी आपकी। पब्लिक घर पे आएगा, लाइन, मैं भी लाइन में लगूंगा। तो हाइपोथेटिकल है, 100% बना नहीं पाएंगे हम। ऑप्शन डी इनकरेक्ट, यही है, बाकी करेक्ट है। अच्छा, अरे ऐसे क्यों करना है? क्योंकि अल्फा का जो डिमेंशन है वो बीटा के डिमेंशन के जो रेशियो कर रहा है। अच्छा, अल्फा और बीटा एक दूसरे का उल्टा है, तो सी करेक्ट हो जाएगा उससे, क्योंकि ईटा डायमेंशनलेस, साइन थीटा डायमेंशनलेस, और अगर अल्फा बीटा एक दूसरे का उल्टा आ रहा है तो अल्फा इंटू बीटा डायमेंशनलेस हो जाएगा। फिर अल्फा इनवर्स बाय एक्स, हाँ ठीक है, बाकी तीन फिर मैच हो जा रहा है अगर अल्फा और बीटा एक दूसरे का उल्टा है तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? डी। लॉजिक वही है, लोगैरिथमिक फंक्शन खुद एक बार डायमेंशन लेस ले लोगे, एक बार उसका आर्ग्यूमेंट कैसा कर दोगे, डायमेंशन लेस, वहीं से आएगा आंसर। ये पूरा फंक्शन होगा डायमेंशन लेस, ऊपर से ये साइन थीटा भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस, ये एफिशिएंसी भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस। तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं,
कि अल्फा इंटू बीटा भी कैसा हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो अल्फा और बीटा इक्वल तो नहीं होगा। क्या ये ऑप्शन वेरीफाई होता है, ये डायमेंशनलेस साइन थीटा भी डायमेंशनलेस, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और इनकरेक्ट एक ही होगा, अगर बीटा को हम फोर्स मान ले तो फिर ये दोनों भी करेक्ट हो जाएगा। आप निकाल लो बेटर है, बट जल्दी करने के लिए सपोज इसको हम ट्रू एज्यूम कर लें तो ये वेरीफाई हो जाएगा इससे। ये हम निकाल चुके हैं तो बचेगा एक ही, अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होगा। ये तो यहीं से भी बोल सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट डायमेंशनलेस है तो दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे। इसके बाद भी क्लास वास होता है क्या आप लोगों का? चलो दिस इज इट फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।